सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम समीकरण और धंधे के व्यवहार के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। अभी उनको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं समीकरण पद्धति का उपयोग करने से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, यानी इसके अन्य निष्कर्ष हैं, उनको हम अभी और समझेंगे और यह समीकरण पद्धति को और जानेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यह जो निष्कर्ष है वह पेज नंबर 114 पे है, जो समीकरण पद्धति का निष्कर्ष है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, व्यवहार दिए हुए हैं, समीकरण दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है और दायित्व दिया हुआ है। जैसे हम कल सम में हमने सम किया, उदाहरण किया एक, तो उसमें जिस जिस प्रकार के जो असर आ रहे थे वहाँ को वो असर और अधिक जानकारी से समझने के लिए यह निष्कर्ष को समझना और ज़रूरी है, और वह आपको आगे चल के अन्य सम करने में इजी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, पहला व्यवहार क्या है, माल धंधे में पूंजी। यहाँ पर पहला व्यवहार क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। मालिक धंधे में पूंजी लाए। अभी मैंने जैसे कल आपको उदाहरण समझाते हुए बताया था कि मालिक पूंजी ला रहा है, यानी हमारी संपत्ति बढ़ रही है। वो कैश लाए या कोई एसेट्स लाए तो यहाँ पर उसकी वृद्धि होगी। मान लीजिए यहाँ पर मालिक लाए हैं, कैश लाए हैं पूंजी के तौर पे, तो यहाँ पर कैश में वृद्धि होगी। यदि कोई एसेट्स लाए होंगे तो उसमें वृद्धि होगी। और यह हमारा एक तौर से कैपिटल है तो कैपिटल में भी वृद्धि होगी। इसके दो असर दिखेंगे हमको, एक तो एसेट्स में हमारी वृद्धि होगी और दूसरा कैपिटल में हमारी वृद्धि होगी। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं इसी मालिक के रिलेटेड दूसरा व्यवहार क्या होता है। मालिक के रिलेटेड दूसरा व्यवहार है, मालिक धंधे में से आहरण करे। आहरण का मतलब होता है कि धंधे में से यदि कोई मालिक अपने निजी उपयोग के लिए वस्तु लेके जा रहा है या नकद लेके जा रहा है, उसे हम आहरण कहते हैं। यदि मालिक धंधे में से कुछ लेके जा रहा है, आहरण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यदि धंधे में से कुछ जा रहा है तो वो कम ही होगा, संपत्ति कम होगी। यदि हम मालिक कैश लेके जा रहा है तो कैश में कमी होगी। पूंजी है तो उसमें भी कमी होगी, वह भी हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। इस पे दायित्व का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी दूसरा हम देख लेते हैं, जो दूसरा व्यवहार है माल की नकद खरीदी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यदि कोई माल की नकद खरीदी कर रहे हैं तो माल, जाहिर सी बात है, माल आ रहा है और नकद जा रहा है। यह आपने जनरल एंट्री में सीखा ही होगा। माल की नकद खरीदी का असर क्या होता है, एसेट्स में हमको असर देखने को मिलता है। एक तो यदि माल नकद से खरीद रहे हैं तो नकद जा रहा है, तो ये अन्य में खरीदी उस नकद के लिए है कि अन्य में कमी होगी, वो नकद जा रहा है यानी नकद कम हो रहा है। और माल आ रहा है यानी स्टॉक बढ़ रहा है, तो इसमें एक में वृद्धि और अन्य में कमी के जो असर है वो यहाँ दिखाई देंगे। इसमें दायित्व और कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। माल की उधार खरीदी। माल की उधार खरीदी यानी हम भविष्य में पैसे चुकाएंगे। अभी वह भविष्य में पैसे चुकाने वाला कार्य क्या हो जाता है कि हमारा दायित्व बढ़ रहा है, हमको भविष्य में भी चुकाने ही पड़ेंगे। इसलिए इसमें दो असर दिखेंगी कि एक तो संपत्ति बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवसाय में माल आ रहा है, इसलिए संपत्ति में संपत्ति वृद्धि होगी और दायित्व भी बढ़ेगा, क्योंकि हमको भविष्य में भी तो चुकाना ही है इसकी रकम। अभी हम आगे देख लेते हैं चौथा व्यवहार, माल की नकद बिक्री। हम यदि माल बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो इसलिए इसमें एक ही संपत्ति में ही असर दिखाई गई है। एक में
वृद्धि और अन्य में कमी। यदि हमारे पास नकद आ रहा है तो माल भी तो जा रहा है, तो स्टॉक में भी कमी होगी, इसलिए यह असर क्या हो गया, एक में वृद्धि और अन्य में कमी। यदि हम अधिक पैसों से बेच रहे हैं, जैसे कल हम उदाहरण में देख चुके हैं कि 10,000 का माल हमने 7,000 में बेचा, यानी 7,000 का माल हमने 10,000 में बेचा, तो जो 3,000 है वो हमारे अन्य एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा, कहाँ पर, कैपिटल में। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा। अभी यह तो हुई प्रॉफिट की बात। यदि जो मैंने पहले कहा 10,000 का माल 7,000 में बेचा, यानी 3,000 का लॉस भी हो रहा है, तो ये लॉस भी हो से बिक्री के रिलेटेड, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट प्लस किया तो यहाँ पर लॉस भी माइनस होगा, यानी हमको लॉस होगा वो भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा माइनस करके। इसका दायित्व पर कोई असर नहीं होगा। अभी हमारा 5वां व्यवहार है माल की उधार बिक्री। अभी माल की उधार बिक्री कर रहे हैं तो हमारे पास माल जा रहा है, भविष्य में भी पैसा आएगा ही हमारे पास, तो इसलिए एक में वृद्धि अन्य में कमी। और यदि भविष्य में भी यदि पैसा आ ही रहा है, यदि माल प्रॉफिट से बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा लाभ के तौर पे वृद्धि कैपिटल में, और दायित्व में कोई असर नहीं दिखाया जाएगा। जो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों का बताया था, इसमें भी वही लागू होता है। अभी हमारा अगला व्यवहार देख लेते हैं, महसूली खर्च का नकद भुगतान। अगर कोई खर्च है उसको हम चुका रहे हैं, न कैश दे रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं बात, तो हमारी संपत्ति, यानी हमारी संपत्ति में कैश आता है, कैश की कमी होगी। अभी कैश हमारे धंधे में से जा रहा है तो कैपिटल में भी कमी होगी और दायित्व पर कोई असर नहीं होगा। 7वां व्यवहार है महसूली खर्च चुकाना बाकी। यदि हमारा चुकाना बाकी है तो हमको भविष्य में भी तो देना ही पड़ेगा, अभी नहीं दिया तो बाद में देना पड़ेगा, तो वो बाद में देने के लिए भी हमारा यहाँ पर कैपिटल में से तो कमी होगी ही, तो यहाँ पर कैपिटल में से फिर यहाँ पर माइनस करेंगे जो चुकाना बाकी है एक्सपेंस वो, और हमारा दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि हमने अभी हमको ये भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें दायित्व में वृद्धि रहेगी। अभी यहाँ पर हमारा अगला देख लेते हैं जो व्यवहार है। अभी यहाँ पर हमारा 8वां व्यवहार देख लेते हैं, महसूली आवक नकद प्राप्ति। यानी हमारे पास नकद आ रहा है, इसलिए जो नकद का है वो यहाँ पर जो है नकद आती है, कैश कहाँ आती है, एसेट्स में, एसेट्स में वृद्धि होगी। उस प्रकार अभी हमारे जो नकद प्राप्ति हो रही है तो हमारे कैपिटल भी बढ़ रही है, तो कैपिटल में भी वृद्धि होगी। हमारा 9वां व्यवहार देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि महसूली आवक मिलना बाकी, यानी हमारा जो महसूली आवक थी वो मिलना बाकी है, अभी वो भी भविष्य में मिलेगी तो खरी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था और आउटस्टैंडिंग जो इनकम डिविडेंड रिसीव बाकी था वो, तो यहाँ पर जैसे एसेट्स मिलना बाकी है तो वो एसेट्स में वृद्धि होगी, मिलेगी तो सही, हमको भविष्य में भी मिलने वाली है, इसलिए एसेट्स बढ़ेगी और पूंजी भी बढ़ेगी, दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10वां व्यवहार देख ले, संपत्ति की रोकड़ में खरीदी। संपत्ति की रोकड़ में खरीदी। अभी यहाँ पर यदि हम संपत्ति को एसेट्स खरीद रहे हैं नकद से, तो हमारी जाहिर सी बात है संपत्ति तो बढ़ रही है लेकिन नकद कम हो रही है, इसलिए एसेट्स में ही दो असर होंगे, एक में वृद्धि और अन्य में कमी। तो एक में वृद्धि कहाँ हो रही है, संपत्ति में, और अन्य में वृद्धि कमी कहाँ हो रही है, कैश में। ठीक है, यहाँ पर पूंजी और दायित्व में कोई असर नहीं होगा। अभी हम आगे का व्यवहार देख लेते हैं 11वां। अभी 11वें व्यवहार में क्या बताया गया है ये देख लें।
संपत्ति की साख पर खरीदी। साख मतलब उधार, यानी संपत्ति हमने उधार पे खरीदा है तो हमारा संपत्ति तो बढ़ेगा, पर भविष्य में भी हमको रकम चुकानी पड़ेगी। वह रकम भविष्य में चुकानी पड़ेगी, यानी अभी तो नहीं चुकाने, पर हमारा ये दायित्व रह जाएगा, इसलिए दायित्व में भी वृद्धि रहेगी। इसकी दो असर कहाँ रहेगी, संपत्ति और दायित्व में, पूंजी पर असर नहीं होगा। 12वां व्यवहार है हमारा संपत्ति का नकद विक्रय। यदि हम संपत्ति नकद से बेच रहे हैं तो इसका एक असर होगा, एक पर ही असर होगा, दो असर। कैसे? एक में वृद्धि और अन्य में कमी। एक में वृद्धि कैसे होगा कि संपत्ति से जो नकद प्राप्त हो रही है वो, यानी नकद में, यहाँ पर किसमें, कैश में वृद्धि हो रही है, और अन्य में कमी, यानी यहाँ पर एसेट्स कम हो रहा है, संपत्ति कम हो रहा है। ठीक है, पूंजी और दायित्व पर इसका कोई असर नहीं होगा। अभी हमारा 13वां व्यवहार देख लें, संपत्ति का साख पर विक्रय। पहले नकद किया, अभी उधार, यानी उधार पर हम यदि बेच रहे हैं तो हमारी एसेट्स कम हो रही है और हमारी नकद मिलेगी, अभी नहीं तो भविष्य में, पर हमको नकद तो प्राप्त होगी ही। इसलिए जो संपत्ति है उसमें दो असर होगी, एक में वृद्धि और अन्य में कमी, यानी एसेट्स में कमी और कैश में वृद्धि। ठीक है, हमारा 14वां व्यवहार है 14 ट्रांजैक्शन। हमारा इसमें दिया हुआ है कि रकम उधार ली हो तब, यदि हम किसी से उधार ले रहे हैं रकम, तो वह हमारे पास क्या असर होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे कि संपत्ति यानी कैश तो बढ़ रही है, यहाँ पर किसका वृद्धि हो रही है, कैश का। कैश तो बढ़ रही है लेकिन दायित्व भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि मान लो मैंने किसी से 5,000 लिया है तो मुझे अभी 5,000 अभी नहीं तो कल भविष्य में कहीं चुकाना तो पड़ेगा ही कभी, तो वो मेरा दायित्व हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पर दो असर कहाँ दिखाई देगी, एक संपत्ति में कैश बढ़ रहा है इसलिए, और दायित्व में क्योंकि उधार पे लिया है। और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 15वां व्यवहार, माल की जावक। यदि माल किसी भी प्रकार से गया हो, किसी भी प्रकार से, देख लीजिए कौन से प्रकार से, आग से नष्ट हो जाना, या चोरी हो जाना, या पानी में डूब जाना इत्यादि, ऐसे रीज़न से, ऐसे कोई रीज़न से यदि माल जा रहा है तो यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन किस प्रकार होगा कि माल जा रहा है तो कमी, पूंजी में भी इफेक्ट होगा क्योंकि माल जा ही रहा है और हमको नुकसान हो रहा है। माल आग से नष्ट हो गया तो हमको कुछ पैसे ना मिल रहे हैं, तो इसमें पूंजी में से इसको माइनस कर देंगे और एसेट से में से माइनस कर देंगे, यानी स्टॉक हमारा जितना होगा उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या सीखा कि जो हमने समीकरण की पद्धति है उसको उपयोग में लाकर जो यह व्यवहार है उसके किस प्रकार असर होती है वो आज हमने यहाँ पर देखा है। अभी बेसिकली हमने कल उदाहरण इसलिए लिया था जो आपका बेसिक है इसके रिलेटेड समीकरण पद्धति के, तो वो आपका क्लियर हो जाए। और आज यह मैंने निष्कर्ष इसलिए लिया है कि इससे आपको ज़्यादा मालूम पड़े। तो अभी हम यहाँ पर एक सम लास्ट में एक सम करके यह चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो जो सम है हमारा वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।